हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी ने भारत के खूंखार खुफिया शिकारी रॉ का नाम सुना होगा, जिसने चीन और पाकिस्तान में कई बार तांडव मचा चुका है। लेकिन अब बारी है बांग्लादेश की। इसे तो समझेंगे आगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि कैसे बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से जमीनी मार्गों के जरिए कच्चे धागे के आयात पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने बेनापोल, भोमरा, सोन मस्जिद, बंगलाबांधा और बुरीमारी जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर धागे के आयात को पूरी तरह बंद कर दिया है। यह फैसला बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। भारत से सस्ता धागा इस उद्योग की रीढ़ है। अब आयातकों में डर का माहौल है। लागत बढ़ने और कच्चे माल की कमी की आशंका ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। रविवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समुद्री या अन्य मार्गों से आयात जारी रहेगा, लेकिन ये रास्ते महंगे और समय लेने वाले हैं। बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन ने फरवरी में इस रोक की मांग की थी। उनका तर्क था कि सस्ता भारतीय धागा स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा रहा है। मार्च में व्यापार और टैरिफ आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी, लेकिन विशेषज्ञ इसे आत्मघाती कदम बता रहे हैं। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग दुनिया में अपनी धाक जमाता है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के बाजारों में इसके कपड़े छाए रहते हैं। हर महीने 3 अरब 500 मिलियन से 3 अरब 800 मिलियन डॉलर का निर्यात होता है। यह उद्योग देश की जीडीपी में 11% का योगदान देता है। कुल निर्यात का 80% हिस्सा यही संभालता है, लेकिन इसकी नींव भारतीय धागे पर टिकी है। भारत से हर साल 1 अरब 500 मिलियन डॉलर का धागा आयात होता है। यह धागा सस्ता है, गुणवत्ता में बेजोड़ है। चीन, तुर्की या उज्बेकिस्तान का धागा इसके सामने कहीं नहीं ठहरता, लेकिन यूनुस सरकार ने इसे रोककर अपने ही उद्योग की कमर तोड़ दी है। फरवरी में बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से यह रोक लगाने की गुहार लगाई थी। उनका दावा था कि सस्ता भारतीय धागा स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा रहा है। मार्च में व्यापार और टैरिफ आयोग ने भी इसकी हिमायत की। समुद्री रास्तों से आयात की इजाजत है, लेकिन यह रास्ता महंगा है। चटगांव और मोमला जैसे बंदरगाह पहले ही भीड़ से जूझ रहे हैं। इनकी क्षमता सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी कमजोर है। शिपिंग में समय और खर्चा दोनों बढ़ेंगे। निर्यातकों का कहना है कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर होगी। इसके साथ ही बांग्लादेश की हरकतों को देखते हुए भारत की खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड में आ गई है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच दी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने का प्लान बनाया है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने यूनुस की हर चाल पर नजर रखी है। रॉ के जांबाज एजेंट्स जेम्स बॉन्ड की तरह काम करते हैं। इनका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षित। यूनुस को शायद नहीं पता कि रॉ की ताकत क्या है। उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक बताकर चीन को इस क्षेत्र में दखल देने का न्योता दिया है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को बांग्लादेश में लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग देने की खुली छूट दे दी है। रॉ का इतिहास गौरवशाली है। मई 1874 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस मिशन को रॉ ने इतना गुप्त रखा कि पाकिस्तान और चीन को भनक तक नहीं लगी। रॉ की ताकत अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जैसी है। इसका सबसे बड़ा अधिकारी कैबिनेट सचिवालय में सचिव होता है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बेनकाब करने में भी कमाल दिखाया था। 70 के दशक में रॉ ने ऑपरेशन कहूटा शुरू किया था। इसका मकसद था पाकिस्तान के गुप्त हथियार कार्यक्रम का पता लगाना। पाकिस्तान ने अपने कहूटा प्लांट को इतना छिपाकर रखा था कि रॉ को सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी, लेकिन रॉ ने हार नहीं मानी। उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। रॉ के एजेंट्स को पता चला कि परमाणु कार्यक्रम में शामिल लोगों के शरीर पर रेडियो एक्टिव कण चिपक जाते हैं। रॉ के एजेंट्स ने कहूटा में एक नाई की दुकान का पता लगाया, जहां पाकिस्तानी वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। एजेंट्स ने वहां से वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल चुराए और भारत भेजे। लैब टेस्ट में पुष्टि हुई कि वैज्ञानिक परमाणु कार्यक्रम में शामिल थे। इस तरह रॉ ने पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर दिया। अब यूनुस की बारी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यूनुस ने सत्ता हथिया ली है। उसने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। उसने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नेक को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यूनुस ने चीन को इस क्षेत्र में निवेश का लालच दिया है। उसने यह भी कहा कि बांग्लादेश ही इस क्षेत्र का समुद्री रास्ता है, लेकिन भारत ने यूनुस की इस गुस्ताखी का जवाब दे दिया है।
ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करके भारत ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को झटका दे दिया है। बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अब संकट में है। यूरोप और अमेरिका को निर्यात करने वाले व्यापारी परेशान हैं। बेनापोल बंदरगाह पर 4 ट्रक खड़े रह गए हैं क्योंकि भारत ने रास्ता बंद कर दिया है। रॉ की नजर अब यूनुस पर टिकी है। सूत्रों का कहना है कि रॉ बांग्लादेश में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी भी यूनुस को नहीं बचा पाएंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता पर किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। यूनुस की हरकतों ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा रही है। अब भारत के इस कदम ने उसे और कमजोर कर दिया है। बांग्लादेश के व्यापारी भारत से सुविधा बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत का रुख सख्त है। यूनुस को अपनी गलती का एहसास जल्द ही होगा। रॉ का अगला कदम क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत यूनुस को उसकी औकात दिखा देगा। हाल ही में आप सबने देखा, भारत ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ सनसनीखेज दांव खेल दिया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने न केवल पाकिस्तान के साथ दोस्ती की है, बल्कि अब वह पाकिस्तान की भाषा भी बोलने लगी है। यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने भारत को खुली चुनौती दी है। उन्होंने नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी की पूरी तरह सुरक्षा करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुर्शिदाबाद की सांप्रदायिक हिंसा में बांग्लादेश की किसी भी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया है। यह वही बांग्लादेश है जहां हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है, लेकिन यूनुस सरकार को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। उल्टा वह भारत को नसीहत देने में जुट गई है। पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस ने 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ होने के संकेत मिले हैं, लेकिन बांग्लादेश ने इसे झूठा करार दे दिया है। शफीकुल आलम ने बृहस्पतिवार को ढाका में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वे मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश को जोड़ने की कोशिशों का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने मुसलमानों पर हुए हमलों की निंदा की और भारत से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा की मांग की। यह वही बांग्लादेश है जिसके खिलाफ भारत ने बार बार आवाज उठाई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की संपत्ति लूटी जा रही है। भारत ने यूनुस सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था, लेकिन यूनुस ने भारत की चिंताओं को ठेंगा दिखाया है। अब वह भारत को ही उल्टा ज्ञान दे रहा है। यह साफ है कि यूनुस भारत के खिलाफ खतरनाक खेल रहे हैं। उनकी नजर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। वे चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश रच रहे हैं। भारत चुप नहीं बैठेगा। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश का बयान अनुचित और कपटपूर्ण है। उन्होंने ढाका को अपनी सीमाओं में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की सलाह दी है। बांग्लादेश को अपनी औकात में रहना होगा, वरना भारत का जवाब करारा होगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं बांग्लादेश के दिल में अब यह डर पैदा हो रहा है कि कहीं भारत से उसकी दोस्ती पूरी तरह टूट न जाए। इसलिए उसने पाकिस्तान पर दबाव बनाने शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को खुली लकार दी है। 15 साल बाद ढाका में दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक ने सनसनी मचा दी है। बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नरसंहार के लिए औपचारिक माफी की मांग की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 4 अरब 30 करोड़ डॉलर यानी 52,000 करोड़ टके की मांग ठोक दी है। यह राशि 1971 में संयुक्त संपत्ति के बांग्लादेश के हिस्से की है। इसके साथ ही 1970 के चक्रवात के लिए मिले 20 करोड़ डॉलर यानी 2400 करोड़ टके की भी मांग की गई है। बांग्लादेश ने ढाका के राहत शिविरों में फंसे 3 लाख से ज्यादा बिहारियों की वापसी का मुद्दा भी उठाया है। यह बैठक दक्षिण एशिया में नया तूफान लाने वाली है। 1971 का वह खौफनाक दौर आज भी बांग्लादेश के जख्मों को हरा करता है। तब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार मचाया था। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश का झंडा उठाने वालों को गोलियों से भून दिया। ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। 2 दिन में 1,50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया।
13 दिन के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। 90,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बनाया। लेकिन इस युद्ध ने बांग्लादेश को आजादी तो दी, मगर 3 लाख बिहारियों को बेघर कर दिया। ये लोग 1947 में बिहार और उत्तर प्रदेश से पूर्वी पाकिस्तान आए थे। 1971 में उन्होंने पश्चिम पाकिस्तान के प्रति वफादारी दिखाई, जिसके बाद बांग्लादेश में उन्हें भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उनकी संपत्तियां छीन ली गईं। भारतीय सेना और रेड क्रॉस ने ढाका में राहत शिविर बनाए, मगर आज भी ये लोग बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। बांग्लादेश ने अब इन अनसुलझे मुद्दों को हल करने का बीड़ा उठाया है। विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने कहा कि यह सही समय है। पाकिस्तानी विदेश सचिव आमना बलोच ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। यूनुस ने साफ कहा कि बांग्लादेश आपसी सम्मान और लाभ के आधार पर पाकिस्तान से रिश्ते चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का अहम पड़ोसी बताया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश आएंगे। दोनों देशों के बीच जल्द डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आए हैं। पिछले साल अगस्त में यूनुस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी सामान पर आयात प्रतिबंध हटाए। सीधी शिपिंग शुरू हुई। पहले पाकिस्तानी सामान श्रीलंका या सिंगापुर के रास्ते आता था, जिससे समय और लागत बढ़ती थी। लेकिन यह दोस्ती इतनी आसान नहीं है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से माफी और 52,000 करोड़ टके की मांग करके साफ कर दिया है कि वह पुराने जख्मों को भूलेगा नहीं। यह बैठक भारत के लिए भी चिंता का सबब है। यूनुस की पाकिस्तान से नजदीकी और भारत के खिलाफ बयानबाजी ने क्षेत्रीय समीकरण बदल दिए हैं। क्या पाकिस्तान माफी मांगेगा? क्या वह 52,000 करोड़ टके देगा? ये तो वक्त बताएगा, मगर बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि वह अपनी बात मनवाए बिना चुप नहीं बैठेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।